हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कुछ सवाल डिस्कस किए थे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल थे और वो लास्ट 10 सालों से एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो उसके आगे हम आज इस वीडियो में सवाल को डिस्कस करेंगे, जो जहाँ से हम लोगों ने उस लास्ट वीडियो में छोड़ा था उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसकी वीडियो और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स के भी टॉपिक को कवर। मेरा सजेशन है कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिष्ट धारा मशीन के दिक् परिवर्तक खंड किसके बने होते हैं? पहला ऑप्शन है कठोर कर्षित तांबा, मतलब हार्ड ऑन तांबा। सेकंड है कार्बन, थर्ड है पीतल और फोर्थ है स्टेनलेस स्टील। तो इसका जो सही ऑप्शन पहला होगा, कठोर कर्षित तांबा से बनाया जाता है दिष्ट धारा मशीन के दिक् परिवर्तक खंड को। अगला सवाल देखते हैं। लैंप की क्षमता को किसमें व्यक्त किया जाता है? ल्यूमेन प्रति वॉट, लक्स प्रति वोल्ट, ल्यूमेन प्रति वोल्ट, लक्स पर वॉट। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ल्यूमेन पर वॉट। लैंप की दक्षता को ल्यूमेन पर वॉट में व्यक्त किया जाता है। इस सारे सवाल को आप लोग बहुत कायदे से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक अर्ध परिवर्तित कितने चतुर्थांश परिवर्तित होते हैं? तो ऑप्शन देखिए, पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 1 और चौथा है 4। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा, 1। ठीक है। अगला सवाल है, ऊष्मा की व्यवहारिक एसआई इकाई किस में व्यक्त की जाती है? सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में, कैलोरी में या फिर जूल में? तो ऊष्मा की जो व्यवहारिक एसआई इकाई है वो जूल में व्यक्त की जाती है। तो चौथा ऑप्शन हमारा जो होगा वो सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल, तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 29, सेकंड है 19, थर्ड है 39 और फोर्थ है 9। तो तांबे के परमाणु में हमारे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 29। तो इसके हिसाब से आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अगला सवाल है, कोरोना हानि किस पर निर्भर नहीं करती है? मौसम की स्थिति पर नहीं निर्भर करती है कि कंडक्टर के पदार्थ पर नहीं निर्भर करती है? अगला है स्वच्छता और फोर्थ है कंडक्टर की रुक्षता। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा, कंडक्टर का जो पदार्थ होता है उसके ऊपर कोरोना हानि निर्भर नहीं करती है। ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे 32। किस मोटर का शक्ति गुणांक, मतलब कौन सा ऐसा मोटर है जिसका शक्ति गुणांक अपेक्षाकृत अधिक होता है? संधारित्र परिवर्तित, प्रतिरोध विभक्त कला, छादित पोल या संधारित्र चलित? तो इसमें जो हमारा होगा सही ऑप्शन होगा वो होगा, लास्ट ऑप्शन होगा संधारित्र चलित मोटर का जो शक्ति गुणांक होता है। कांच में प्रतिरोध का तापमान गुणांक होता है? कांच में प्रतिरोध का कौन सा तापमान गुणांक होता है, मतलब क्या होता है? ऑप्शन देखिए, व्युत्क्रम, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। तो कांच में प्रतिरोध का ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। अगला सवाल है 34। ट्रांजिस्टर की आधार संग्राही संधि क्या प्रदान करती है? फर्स्ट ऑप्शन है निम्न प्रतिरोध, सेकंड है हाई प्रतिरोध मतलब उच्च प्रतिरोध, थर्ड है मध्यम प्रतिरोध और फोर्थ है अत्यधिक निम्न प्रतिरोध। तो ट्रांजिस्टर की आधार संग्राही उच्च प्रतिरोध, सेकंड ऑप्शन सही था। 35। एंटीमनी किसका एक उदाहरण है? अनुचुंबकीय पदार्थ का, लौ चुंबकीय पदार्थ का, रोधक पदार्थ का या प्रतिचुंबकीय पदार्थ का? तो हमारा जो एंटीमनी है वो अनुचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 35 हो गया। 36 देखते हैं। एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर, प्रतिरोधकता कितनी होती है?
इंसुलेटर से अधिक, कंडक्टर के बराबर, कंडक्टर से कम या कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच। तो इसका जो चौथा ऑप्शन होगा, एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है। ठीक है, 37 देखते हैं हम। किसी बिजली की धारा रोकने वाले पदार्थ की मुख्य विशेषता क्या होती है? पहला ऑप्शन निम्न गलनांक, दूसरा अधिक धारा चालकता, थर्ड है उच्च पैरा वैद्युत सामर्थ्य और फोर्थ है निम्न यांत्रिक सामर्थ्य। तो हमारा जो किसी बिजली की धारा रोकने वाले पदार्थ की जो विशेषता होती है वो होती है उच्च पैरा वैद्युत सामर्थ्य। थर्ड ऑप्शन सही होगा। हम अगला सवाल देखेंगे 38। पीएन संधि के अवक्षय क्षेत्र की जो चौड़ाई होती है वह कितनी होती है? ऑप्शन देखिए, पहला है 0.5 माइक्रोमीटर, सेकंड है 2.5 माइक्रोमीटर, थर्ड है 1 माइक्रोमीटर और सेकंड है लास्ट है 2 माइक्रोमीटर। तो हमारा थर्ड ऑप्शन 1 माइक्रोमीटर सही होगा। 39 सवाल देखिए। दिष्ट धारा शंट जनित्र का मुख्य दोष क्या होता है? ऑप्शन जनित वोल्टता कम होती है, सेकंड ऑप्शन है भार के साथ टर्मिनल वोल्टता में काफ़ी कमी आती है, तीसरा यह महंगा है और चौथा शंट क्षेत्र परिपथ में उच्च प्रतिरोध होता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन भार के साथ टर्मिनल वोल्टता में काफ़ी कमी आ जाती है सही होगा। ठीक है, 40वां सवाल देखिए। शक्ति जीटीओ की सिटकनी मतलब लैंचिंग धारा किसकी कोटि में होती है? तो ऑप्शन देखिए, एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर। तो इसका जो सही होगा वो पहला ऑप्शन एम्पियर होगा। शक्ति जीटीओ की सिटकनी धारा एम्पियर की कोटि में होती है। ठीक है, अगला सवाल। ताप उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव या हॉल प्रभाव? तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो होगा ऊष्मीय प्रभाव सही होगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं 42वां सवाल। तुल्यकालिक मोटर में की आवश्यकता होती है, मतलब किसकी आवश्यकता होती है? 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा आपूर्ति, सेकंड है केवल दिष्ट धारा आपूर्ति, थर्ड है केवल 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति और चौथा है शून्य आपूर्ति। तो तुल्यकालिक मोटर में हमको 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा आपूर्ति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अगला सवाल देखिए। भारी 3 फेज मोटर भार वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक आपूर्ति प्रणाली प्रदान की जाती है। तो कौन सी आपूर्ति प्रणाली प्रदान की जाती है? ऑप्शन देखिए, 6 फेज 6 तार सप्लाई सिस्टम, 3 फेज 4 तार सप्लाई सिस्टम या फिर 3 फेज 3 तार या फिर 1 फेज 3 तार। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा, 3 फेज 3 तार। ठीक है, अगला सवाल 44 नंबर सवाल देखते हैं। सार्वत्रिक मोटर शून्य भार पर किस गति पर चलती है? पहला है परिवर्ती गति, दूसरा है उच्च गति, तीसरा है निम्न गति और चौथा है स्थिर गति। तो हमारा सार्वत्रिक मोटर उच्च शून्य भार पर उच्च गति पर चलती है, मतलब सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला सवाल। बाह्य खेलों के लिए उपयुक्त लैंप प्रकार क्या होता है? जो बाह्य खेलों के लिए उपयुक्त किया जाता है लैंप वो कौन सा होता है? पहला ऑप्शन प्रकाश उत्सर्जक डायोड मतलब एलईडी, सेकंड सोडियम वास्प, थर्ड है फ्लोरोसेंट और चौथा है हैलोजन। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा हैलोजन। बाह्य खेलों के लिए हैलोजन लैंप को यूज किया जाता है। 46 है 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर के स्टेटर की अधिकतम गति कितनी होती है? 3000 आरपीएम, 5000 आरपीएम, 750 आरपीएम और 30000 आरपीएम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो पहला होगा 3000 आरपीएम। 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर के स्टेटर की अधिकतम गति 3000 आरपीएम होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारे सवाल बहुत कायदे से समझ में आ रहे होंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए 3 माइक्रोफैराडे और 6 माइक्रोफैराडे धारिता के 2 संधारित्र समांतर में जुड़े हुए हैं, मतलब पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो इनकी कुल धारिता कितनी होगी? तो ऑप्शन देखते हैं, 2 माइक्रोफैराडे, 3 माइक्रोफैराडे और थर्ड है 18 माइक्रोफैराडे और फोर्थ है 9 माइक्रोफैराडे। तो सही सवाल इसका आंसर जो होगा वो चौथा होगा 9 माइक्रोफैराडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तार प्रमापी का उपयोग के निर्धारण के लिए किया जाता है? तार के आकार के लिए, दूसरा है तार की सामर्थ्य के निर्धारण के लिए, तीसरा है तार की पदार्थ संरचना के निर्धारण के लिए या फिर तार की चालकता के निर्धारण के लिए। तो सही ऑप्शन होगा पहला तार के आकार के निर्धारण के लिए।
अगला सवाल है, मापक यंत्रों के परिप्रेक्ष्य में सबसे प्रभावी अवमंदन प्रणाली होती है कौन सी? वायु घर्षण प्रणाली, एडी धारा प्रणाली, तरल घर्षण प्रणाली, या फिर फोर्थ है गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली। तो हमारा एडी धारा प्रणाली जो सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, अगला है 50वां, कैथोड किरण दोलनदर्शी सीआरओ का हृदय होता है। इसको देखते हैं, ऊर्ध्वाधर प्रवर्धक, क्षैतिज प्रवर्धक, कैथोड किरण नलिका या दोलित्र, मतलब सीआरटी। थर्ड ऑप्शन जो है कैथोड किरण नलिका, कैथोड रे ट्यूब जो है वो सही होगा। ठीक है, तो ये रहा 50 सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत कायदे से तैयार कर लीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपके फ्यूचर में आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।